नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल किसानों के हित का हवाला देते हुए कृषि कानून लाए। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया गया, इनकी वापसी करवाने को सरकार पर दबाव बनाने के लिए। और उसके बाद इस आंदोलन से जुड़ी कई तस्वीरें देखने को मिली। आंदोलन को खत्म करने के लिए, इन संगठनों के असंतोष को खत्म करने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने इन आंदोलनकारियों के विभिन्न संगठनों के साथ सामूहिक रूप से कई दौर की वार्ता की, ताकि इनका जो असंतुष्टि का भाव है उसे दूर किया जा सके और सरकार ने जिस किसान हित का हवाला दिया था उसे सही तरीके से इन्हें समझाया जा सके। लेकिन कई दौर की वार्ता के बावजूद वो संभव नहीं हुआ। आंदोलनकारी किसान संगठन अपने हठ पर अड़े रहे कि सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने ही होंगे, और भी कुछ अन्य मांगे छोटी बड़ी उनके साथ रही थी। तो पूरा आंदोलन करीब 1 साल तक चला और इस 1 साल के आंदोलन के दौरान देश ने देखा कि 26 जनवरी के अवसर पर किस तरह से एक राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर लाल कोट से देश का मान मर्दन किया इन आंदोलनकारियों ने। उसके बाद आंदोलन स्थल पर महिलाओं से दुर्व्यवहार की, महिलाओं के साथ हिंसक बर्ताव की कई खबरें सामने आई और फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई आंदोलन स्थल की जिसने पूरे देश को दहला दिया। आंदोलन स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। आंदोलन सवालों के घेरे में रहा, लेकिन यह आंदोलन अलग अलग समय में इस पूरी अवधि के दौरान अलग अलग जगहों पर कई विवादों की वजह बना। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, माफ कीजिएगा, गुरु नानक जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। और इस घोषणा के बाद उत्साह का माहौल है। लेकिन अब क्या, सरकार ने अपनी चाल चल दी है। सरकार से जो इनकी मांगे थी वो मांगे सरकार ने पूरी कर दी है और अब आंदोलनकारी बैठक कर रहे हैं आगे की रणनीति को लेकर। अब तक जो कुछ हुआ और अभी जो चल रहा है उससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट हम देखते हैं और फिर इस मुद्दे पर मेहमानों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस आंदोलन का आगे क्या। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने गुरु नानक प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया और सभी से घर जाने की अपील की। लेकिन कुछ आंदोलनकारी अभी भी आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लेकिन सरकार की घोषणा के बाद भी किसानों ने ये बैठक 27 नवंबर तक के लिए फिलहाल टाल दिया है। अब किसानों की ये बैठक 27 नवंबर को होगी, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा, भविष्य की रणनीति का फैसला होगा। हालांकि आज सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई, जिसमें 42 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। जानकारी ये भी है कि बैठक में आंदोलनकारियों ने आने वाले समय में संसद को घेरने की रणनीति बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर कोई भी फैसला किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं लेना चाहता। किसान नेता किसी भी तरह के औपचारिक ऐलान से पहले 24 नवंबर की संभावित कैबिनेट मीटिंग तक इंतजार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में कृषि बिल वापस लेने के फैसले को औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि एक तरफ लखनऊ में महापंचायत होगी, तो वहीं आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंदोलनकारियों की मांग मान लिए जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो वजह तलाश रहे हैं। हालांकि वो कह चुके हैं कि जब तक विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन वो स्थल से हटेंगे नहीं, यानी कि जब तक शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक तो वो डटे ही रहेंगे। ये एक अभी आंदोलन के पीछे कि एक रनिंग फोर्स जिसे कहते हैं वो उन्हें प्राप्त है, तो तब तक की स्थिति वही रहेगी और फिर उसके बाद क्या होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो जश्न मना लिया गया। हमारे साथ इस मेहमान
मौजूद है बातचीत करने के लिए। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं। इसके अलावा बीकेयू लोक शक्ति की ओर से पक्ष रखने के लिए बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष शिवराज सिंह जी हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शिवराज सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बैठक में संगठन शामिल रहा है और क्या रणनीति बन रही है आंदोलन जारी रखने को लेकर? क्या उद्देश्य समझ में आ रहा है संगठनों को? वो सार्वजनिक अभी ठीक तरह से नहीं किया गया, कुछ बातें भले ही सार्वजनिक पटल पर आई है, इसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। पहली प्रतिक्रिया, देश के प्रधान सेवक ने बड़ा हृदय करके जी वो जो घोषणा की है कि भाई हम जो 3 कृषि कानून है इनको रिपील करते हैं, वापस करते हैं, उसके लिए पूरे देश के किसानों में हर्षोल्लास भी है। लेकिन आप ये बताओ कि जब किसान अपने घर जाएगा तो ये क्या बताएगा कि हम क्या खो के आए और क्या लेके आए? जब हाथी निकल गया तो पूछ पूछ रह गई है, छोटी छोटी मांगे हैं जिसके प्रधान सेवक भी शुरू से वकालत करते रहे हैं कि एमएसपी को देश में गारंटी कानून होना चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जो किसानों पर मुकदमे लिखे हैं जब सारा काम सही हो रहा है तो वो मुकदमे भी वापस लिए जाने चाहिए। जी शिवराज सिंह जी, जब हाथी आपने निकाल ही दी है और तो पूछ के लिए ये जिद पकड़ना सही नहीं है। बहरहाल आपने पूछ की बात की है तो खेमचंद जी की प्रतिक्रिया भी उस पर ले ही लेते हैं। खेमचंद जी, पूरी तरह से संतुष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जो आंदोलन को लेकर मांग है? और सरकार तो कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसान हित में ही जो फैसले ले रही है वो है। वापस लिया तब भी किसान हित का हवाला दिया, पहले भी लागू किया तब भी किसान हित का हवाला दिया, तो अब जो बाकी मांगे हैं अगर वो किसान हित में है तो उन्हें जल्दी क्यों नहीं माना जा रहा? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब देश को एड्रेस किया तो उन्होंने साफ कहा कि किसानों का जो बिल है वो हम लोग किसानों के हित में लाए और अब देश के हित में वो उसको वापस ले रहे हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बोला कि अब हम बिलों को वापस ले रहे हैं, तो आप सब अनुरोध है अपने खेतों में वापस हो, अपने वापस जाएं, अपनी खेती करें, अपने त्योहार को देखें, अपना जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट करें। अब दिल्ली में या धरना पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने एमएसपी को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए 7 साल में हमने एमएसपी को बहुत ज्यादा हमने फैलाया है, उसका हमने एक्विजिशन भी बढ़ाया है, हमने प्राइस भी बढ़ाया है, बहुत इफेक्टिव किया है। लेकिन और बेटर करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा भी की है। उस समिति में केंद्र के भी प्रतिनिधि रहेंगे, राज्यों के भी रहेंगे, राज्य में सभी पार्टियों की गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ किसान नेता रहेंगे और एक्सपर्ट्स रहेंगे। जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसके हिसाब से हम एमएसपी को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। इसके बाद और हमारे आदरणीय नेताजी जो किसान नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हाथी निकल गया, हाथी निकल गया, तो हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है, जो दिल्ली वालों को समस्या हो रही है, बॉर्डर पे जो आसपास के गांव को जो समस्या हो रही है, आप उसका भी सॉल्यूशन निकालें और बड़ा दिल करके वो अपने घर जाएं। समस्या हल हो चुकी है। हर्षद जी के पास चलने से पहले शिवराज जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया इसी पर लेते हैं। शिवराज जी, अब तो लोग भी कहेंगे कि जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हाथी निकल गई है, पूंछ बाकी है, तो पूंछ पकड़कर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं, जबकि कमेटी की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। बखेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। जो किसान 1 साल से धरने पे बैठा है उसको सम्मानजनक तरीके से घर भेजना चाहिए ताकि वो बता सकें कि हम ये खो के आए और ये लेके आए। किसान अभी भी वहीं खड़ा है जहां साल भर पहले था। एक कृषि बिल आया वो वापस हो गया। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। सुन लो मेरी बात पूरी सुन लो। एक कृषि बिल आया, कानून बना और वो वापस हो गया। लेकिन जो किसानों की सदियों से मूलभूत समस्या है जिनको पहले से किसान आंदोलन करता चलाया है, ना कांग्रेस सरकार ने माना है ना किसी अन्य सरकार ने उनको माना है। तो भाजपा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते थे कि एमएसपी को गारंटी कानून होना चाहिए, इसको कानूनी जामा पहनाना जाना चाहिए। उन्होंने मनमोहन जी को लेटर भी लिखा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसान आयोग का गठन, जब देश में सारे आयोग हैं तो किसान आयोग का गठन हो जाए, एमएसपी गारंटी कानून हो जाए। एमएसपी गारंटी कानून की हमेशा से बड़ी मांग रही है, उसकी प्रधानमंत्री जी भी वकालत करते रहे हैं। तो ये इसके लिए वार्ता बुला करके कमेटी गठित करके इसका संशोधन करे, किसान को अपने घर भेजने का काम। देश में 2 चीजें बहुत लोकप्रिय है, एक तो राजनीति और दूसरा क्रिकेट। तो जो शिवराज जी आप कह रहे हैं उससे मैं क्रिकेट से अगर ताल्लुक रखूं तो ये कह सकता हूं कि अगर पिच पर खिलाड़ी टिका हुआ है तो पूरा मैच निकाल कर ही जाएगा, शायद ये रणनीति है बीकेयू की। बहरहाल अन्य किसान संगठन भी जो हैं उनकी भी शायद यही रणनीति है कि जो टिका हुआ खिलाड़ी है वही मैच खत्म करके ही निकले।
लेकिन ये मैच खत्म होने से पहले जश्न क्यों? हर्षद जी के पास चलते हैं। और कांग्रेस भी इस उत्साह में शामिल है। अलग अलग जगहों पर हमारे पास भी खबरें आई कि कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से किसान आंदोलन की जो जीत हुई है उसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस आंदोलन में किसानों की ओर से जो संगठन है, किसान संगठन, उन्होंने कहीं भी कांग्रेस की साझेदारी नहीं ली है। भले ही बाहर से अलग अलग दलों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन वो बाहर से मिला है, अंदर से कोई मांगा नहीं गया है। किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो कह रहे थे कि हम अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं और अपने बलबूते पर लेकर रहेंगे, और लेने के बाद कह रहे हैं कि अपने बलबूते पर लिया है। ये श्रेय लेने की होड़ मची हुई है और इसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर शामिल है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका दिख रही है हर्षद जी, और आगे जो आंदोलन होगा उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपकी मतलब संगठन की? देखिए दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहीं भी प्रमुख रूप से अंदर से हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाहर से, चाहे वो संसद में मामले को उठाने को लेकर रहा हो या सड़क पे मामले को उठाना रहा हो, वो अगर किसी एक पार्टी ने उसको ठीक तरीके से उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। लोगों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ऐतिहासिक संसद में और राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण भी देखा। लोगों ने सड़क पर कांग्रेसियों को धक्के और मार खाते हुए भी पुलिस से देखा। लोगों ने, जो अगर आप देखेंगे पूरे आंदोलन में, अगर किसानों के अलावा किसी पर केस दर्ज हुए हैं, पुलिस ने किसी पर लाठीचार्ज किया तो वो कांग्रेस नेताओं पर किया है। ये तो हुई दीपक जी जश्न किस बात का है, इस बात का भी मैं आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए दीपक जी, जो लड़ाई थी वो किसानों की मूलभूत सुविधाओं के एक बिल की थी, एक ऐसे व्यक्ति के घमंड से थी जिसके लिए हर चीज एक पर्सनल इमेज और पर्सनल। चलिए हर्षद जी, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं कि किसी पर्सनल घमंड, नहीं, बात दूसरी तरफ ना जाए ना, हम इसी मुद्दे पर रहते हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का घमंड तोड़ने को लेकर ये संघर्ष था और वो आपने तोड़ दिया। तो जो अब आंदोलन की आगे की रूपरेखा पर हम बात करते हैं, अब तक जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे क्या दिख रहा है वो देखना चाहते हैं हम। दीपक जी, आ रहे हैं खेमचंद जी, आ रहे हैं जी। हर्षद जी, आगे की रूपरेखा किसान संगठन तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना समर्थन, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी ये हम समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की भूमिका ये रहेगी कि देखिए, आपने दीपक जी क्रिकेट की बात करी कि राजनीति और क्रिकेट इस देश में बहुत लोकप्रिय है, तो मैं आप ही के क्रिकेट के तरीके से बयान दूं तो ये अभी हाल फिलहाल हम क्वार्टर फाइनल जीते हैं, अभी हमें सेमीफाइनल भी जीतना है और फाइनल मैच भी जीतना है। और वो सेमीफाइनल और फाइनल मैच क्या है ये मैं आपको बता देता हूं दीपक जी। अभी सिर्फ 3 काले कृषि कानून वापस हुए हैं जो कॉर्पोरेट हित में थे, हमने उनको रद्द कराया है। किसान संगठनों के आंदोलन ने, आगामी चुनावों के डर ने उसको रद्द कराया है। आने वाला जो समय है, जो क्वार्टर फाइनल है, वो एक नए बिल का क्वार्टर फाइनल है कि एक नया बिल ऐसा ड्राफ्ट हो जो किसान हितों में रहे, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को माने, और जो फाइनल मैच होगा वो हर्षद बिल को लागू। हर्षद जी, आप जो इतनी बातें कह रहे हैं, आप अगर खुद को इस तरह की स्थिति में सुने तो थोड़ा हास्यास्पद लगेगा। आप खुद हमारे YouTube चैनल पर या फिर अन्य माध्यमों पर ये आपको चर्चा उपलब्ध मिलेगी, आप खुद को एक बार सुनिएगा। हास्यास्पद किस तरह से लगेगा ये मैं आपको बता देता हूं। हास्यास्पद इस तरह से लगेगा कि कांग्रेस अपने इतने सालों के, इतने दशकों के शासनकाल में कभी भी इन मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ी है, और अब उन्हीं मुद्दों को लेकर जो एक आंदोलन हो रहा है उसे आग लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जब कांग्रेस शासन में रहती है तो मुद्दे याद नहीं रहते, सरकार नींद में रहती है, और जब विपक्ष में रहती है तो नींद से जागती है और याद आते हैं कि कुछ किया जाना था, हमने नहीं किया है, अब कुछ और हंगामा किया जाए। देखिए दीपक जी, मैं उन प्रवक्ताओं में से नहीं हूं जो बेवजह की बात को खींचूं और बात को इधर उधर करूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती रही होगी दीपक जी, जो हम 2014 में 44 सीट और 2019 में 52 सीटों पर आए। किसानों ने हम लोगों को हमारी गलती का एहसास कराया, और इसलिए आज अब जब हम विपक्ष में तो हम उन गलतियों को ना दोहराकर हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, हम अपनी गलतियों को भी मानते हैं। और ये बिल्कुल, खेमचंद जी के पास आते हैं। खेमचंद जी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। और समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशों को माना जाएगा। चलिए, तो शिवराज जी आप इस बिंदु को याद रखिएगा। खेमराज जी के बाद आपकी ही प्रतिक्रिया लेंगे और खेमचंद जी से उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये अब किसान संगठनों के आंदोलन के कंधे पर पैर रखकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच बनाना चाहते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आपको विचार करने का भी समय देते हैं। खेमचंद जी की बात पूरी ले लेते हैं। खेमचंद जी, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। हर्षद जी आप रुकिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, थोड़ा हम आपके पास आते हैं।
खेमचंद जी। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, मैं हर्षद जी को बताना चाहता हूँ, घमंडी किसको कहते हैं? घमंडी उस व्यक्ति को कहते हैं जो देश में स्वदेशी दवाई बनती है उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, और वो ये सामने आया किस तरीके से जो हमारी कोवैक्सीन है उसके बारे में जो गलत सलत डेटा पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया, उसकी वजह से WTO में जो अप्रूवल मिलनी चाहिए थी, वो जब विदेशों में जो अप्रूवल मिलनी चाहिए थी उसमें डिले हुआ। पता चला बिल्कुल ये मिस इन्फॉर्मेशन को कोट किया, मिस इन्फॉर्मेशन के डेटा की वजह से उन्होंने और क्वेरी करी और उसकी वजह से डिले हुआ। मतलब ये कह रहे हैं उसको कहते हैं जो ये कहता है कि मोदी वैक्सीन है इसको मत लगाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और घमंड उसको कहते हैं कि देश की सेनाओं को राफेल की जरूरत है और राफेल ना आए देश में और अपने हिसाब से उनको कमीशन मिल जाए और ऐसी कंपनियों से अपने देश में हथियार आए उसकी पूरी कोशिश की जाती है। घमंडी उस व्यक्ति को कहते हैं देश चाइना से कॉन्फ्लिक्ट में है, चाइना से सेना लड़ रही है और चाइना की बढ़ाई की जाए, चाइना के साथ खड़ा हुआ जाए। घमंडी उसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी सेनाएं लड़ रही है, पाकिस्तान हमारे यहाँ पे आतंकवाद फैलाता है और पाकिस्तान की हर्षद जी आपकी पार्टी का एक प्रदेश का अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का छोटा भाई खुद को बताता है हम पाकिस्तान को इसमें न लाए तो अच्छा है। खेमचंद जी बोलते हैं, खेमचंद जी आपने दर्जनों उदाहरण दे दिए घमंडी बताने के लिए, लेकिन इस मुद्दे पर आते हैं ना खेमचंद जी, अब इस मुद्दे पर आते हैं ना, शीत सत्र होने ही वाला है तो जो मांग है कि पूरी तरह से इन्हें संतुष्टि क्यों नहीं कर दिया जाए? बोल चुके हैं हर्षद, ऑलरेडी 5 मिनट बोल चुके हैं, मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, युवा नेता है। दीपक जी मुद्दे पर रहिए, अब बात आती है आदरणीय पीएम साहब की। आदरणीय पीएम साहब ने साफ साफ कहा किसानों के हित में 60 साल जो कांग्रेस ने नहीं सोचा हमारे किसान को आधुनिक बनाना है। आज हमारे 85 to 90% जो किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 बीघे से कम जमीन है, 1 बीघे है, 2 बीघे है, 3 बीघे है, 4 बीघे है, 5 बीघा खेत है। अगर छोटी खेती है और छोटी खेती में अधिक उपज लेनी है तो नई तकनीक चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी उपज बढ़ सकती है। और उसके लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा कि हमें कानूनी जमला भी पहनाना है ताकि हमारा किसान मजबूत हो सके, उसके हाथ में अधिकार भी हो, और इन सभी चीजों के लिए कानून लाए, सच्चे दिल से कानून लाए। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि घर लौट जाएं, ये भी बोला नहीं प्रधानमंत्री जी ने, हम सब ने सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि घर लौट जाएं और इस उद्देश्य के साथ कहा कि उनकी मांगे मान ली गई है, उन्हें संतुष्ट कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी असंतुष्ट हैं, तो उनकी असंतुष्टि पूरी तरह से दूर की जानी चाहिए ना। दीपक जी मैं उसी पे आता हूँ जी। आंदोलन किस चीज पे शुरू हुआ, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल जवाब ले लेंगे हर्षद, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला है कुछ सेक्शन, और हम सभी जानते हैं इससे बहुत सारे लोगों को धक्का भी लगा है कि इतने अच्छे कानून थे क्यों वापस हो गए, लेकिन कुछ सेक्शन की वजह से और देश हित की वजह से हम सभी जानते हैं कैसे देश विदेश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। जत्थेदार अकाल जत्थेदार जी, उन्होंने हरप्रीत सिंह जी ने साफ साफ बोला है बहुत सारे ऐसे लोग जो सिख धर्म से मतलब नहीं रखते, सिख चिन्हों से कोई मतलब नहीं रखते, सिख परंपराओं से मतलब नहीं रखते, सिख इतिहास से मतलब नहीं रखते, उन्होंने भी वहां पे हमारी गतिविधियां शुरू कर दी थी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिखों की शान को बचाने के लिए, सिख धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अच्छा कदम लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये देश की बात है। रही बात छोटी मोटी, देखिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब बातें रख रहे हैं, इनके पास कुछ विशेष सूचना है तो उस सूचना को सार्वजनिक पटल पर रख रहे हैं। बिल्कुल खेमचंद जी, हम फिर से आते हैं आपके पास, आप भी इसका श्रेय ले रहे हैं? नहीं हर्षद जी, आपने भी इसका श्रेय लिया है, आंदोलन में जीत का श्रेय कांग्रेस को भी जाता है, आते हैं, लेकिन अभी दूसरों के शिवराज जी की एक प्रतिक्रिया, और उस पे हाथ सेको, ये वो लोग हैं गरीबों के घर को जलाओ, उस पे हाथ सेको। और ये खेमचंद जी वो पूछ लेते हैं ना, जिन लोगों ने आंदोलन को अपने कंधे के बल पर खड़ा किया है उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या वो किसी को साथ श्रेय बांटना चाहते हैं। और कांग्रेस जो साफ तौर पर दिख रही है किसान संगठनों के आंदोलन के सर पर खड़ा होकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है, क्या उन्हें भी कुछ श्रेय देना चाहती है किसान संगठन? मैं आप एक बात साफ बता देना चाहता हूँ जी, कि इस लड़ाई को कम से कम 500 किसान संगठन हैं जो संपूर्ण रूप से राजनीतिक है, वो इसमें सहयोगी है, भागीदार है। 500 किसान संगठन जी, इतनी विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, ना किसी का टेंट लगा है, ना किसी का मंच लगा है, ना किसी का झंडा लगा है, ना किसी की कोई आर्थिक सहयोग रहा है, ना कोई रात को ठंड में गर्मी में बरसात में टिका है। हाँ, उन्होंने अपने अपने तरीके से
विपक्ष के हिसाब से जो अलग आंदोलन किए वो उनकी मर्जी है, कौन कब कहाँ आंदोलन कैसे कर रहा है, लेकिन ये आंदोलन संपूर्ण रूप से राजनीतिक है। इसमें विपक्ष का कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी सहयोग नहीं रहा है, कोई भी ना गर्मी में तपा है, स्वराज जी ने गलती से बोल दिया कि पूर्ण रूप से राजनीतिक आंदोलन है। नहीं तो नहीं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो दूसरों को कह रहे हैं, वो आंदोलन को नहीं, उन्होंने पूरी बात कही। क्या समस्या क्या है? राजनीतिक आंदोलन है तो क्या समस्या है? हेमचंद जी, अगर राजनीतिक आंदोलन भी है तो आपको क्या समस्या है? तो राजनीति करिए, खुल के करिए। हर्षद जी, हम तो ये कहना ही चाहते हैं, आपने मान लिया, शिवराज जी की बात पूरी कर लेने देते हैं। मान लिया कि ये राजनीतिक आंदोलन था, कांग्रेस द्वारा स्पॉन्सर आंदोलन था, तो ठीक है, हम तो शिवराज जी की हर्षद जी एक आ रहे हैं आपके पास, इस तरह से हम समय व्यर्थ न करें। बंदूक क्यों रख रहे हो? देश को तोड़ने की साजिश क्यों कर रहे हो? सिखों को अलगाववादी बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सिखों को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पंजाब को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप हिंदू और सिख में लड़ाई लड़वाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर आपको राजनीति करनी है, हिम्मत है आपके नेता में, तो आए, यूपी के चुनाव में आए और दिखाए कि किसको जनता पसंद करती है। जनता मोदी योगी जी को पसंद करती है, ना कि झूठे और घमंडी राहुल को पसंद करती है। देश चुनाव से, ये देश चुनाव में अभी थोड़ा समय है, अभी किसान आंदोलनरत है संगठन उनके, और शिवराज जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। खेमचंद जी आते हैं आपके पास, हर्षद जी आपके पास आएंगे। शिवराज जी कुछ कह रहे थे, उनकी बातें पूरी हो जाने दें कि क्या किसी राजनीतिक संगठन को किसान संगठनों के कंधे पर पैर रखकर इसका श्रेय लेते हुए कुर्सी तक पहुंचने दिया जाएगा? क्या किसान संगठन अब किसी राजनीतिक दल को समर्थन करेंगे? क्योंकि अब आंदोलन की आगे की जो भी रूपरेखा होगी, जिन मुद्दों को लेकर होगी, वो मुद्दे वही मुद्दे हैं जो पिछली सरकार में थे, पिछली के पिछली सरकार में थे, उसके पहले की सरकार में थे, उसके पहले की सरकार में थे, आजादी के बाद की सभी सरकारों में थे। तो अब तक उन सरकारों को चलाने वाले राजनीतिक दलों ने जब इन मुद्दों का समाधान नहीं किया है, तो क्या अब किसान संगठन जो अब तक अपने बलबूते आंदोलन चला रहा था, वो राजनीतिक दलों का समर्थन लेंगे इसमें? मैं ये कह रहा हूँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनमें यही कमी होती है। जिस देश को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जिस देश में हम ये देखते हैं कि अनेकता में एकता है, वही राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है, जाति धर्मों में राजनीतिक पार्टियों में बांटने का हम प्रयास करते हैं। कोई मुसलमानों पर राजनीति करता है, कोई हिंदुत्व पर राजनीति करता है, कोई हिंदुत्व को अलग बांटने की बात करता है, कोई किसानों पर झूठे आंसू बहाने की बात करता है। मेरा सीधा सा कहना ये है, कांग्रेस को हमने 2 पंचवर्षीय से बेरोजगार कर रखा है। बेरोजगार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी चुनाव जीत के आता है, मोटी मोटी तनख्वाह, मोटे मोटे वेतन भत्ता और पेंशन ये लेते हैं, आते हैं समाज सेवा के लिए और लग जाते हैं नौकरी करने के लिए। जितने की विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी हैं, सब नौकर हैं, नौकरी करते हैं, देश से तनख्वाह लेते हैं, खजाने को लूटते हैं, और आधे से अधिक बजट इनकी तनख्वाहों में और वेतन भत्ताओं में, यहाँ तक कि एक आदमी की 5-5 पेंशन भी है इनकी। और जब इनके वेतन भत्ता बढ़ाए जाते हैं, तो जब भाजपा कांग्रेस ये अंदर नहीं लड़ते, कोई भी पार्टी ये विरोध नहीं करती कि हमारे वेतन भत्ता क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, हमारी पेंशनें क्यों बढ़ाई जा रही हैं। जब से देश आजाद हुआ, मैंने एक भी विधायक या सांसद की ये आवाज नहीं सुनी कि भाई वेतन भत्ता नहीं बढ़ाए जाने चाहिए, बहुत मोटे मोटे हो गए। लेकिन जब किसान की बात आती है तो भाजपा कांग्रेस लड़ने लगती है, आपस में भाजपा कांग्रेस लड़ने लगती है। यही तो देश का दुर्भाग्य है, जो पार्टी सत्ता में चली जाती है, यानी कि किसान संगठनों का आंदोलन आगे भी बिना राजनीतिक दलों के समर्थन के चलेगा। बाहर से राजनीतिक दल जो कहें वो ठीक है, वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शिवराज सिंह जी, क्या अब संगठन इंतजार कर रहे हैं कि शीत सत्र में क्या होता है? आ रहे हैं जी, अब आपके पास ही आएंगे जी। शिवराज जी, सेवक ने जैसे बड़ा हृदय दिखाया है, वो उसी तरीका से कमेटी का गठित कर दें, कमेटी पास साहब बना दे, भाई ये कमेटी बनी है, ये इसके मेंबर हैं, और किसानों को सम्मानजनक तरीके से एक वार्ता मेज पे बिठा के उनको अपने घर भेजने का काम करें, जैसे सम्मानजनक घर भेजा जाता है। ये नहीं कि उससे चैनल पे कह दिया भाई। शिवराज जी, अब कोई जिद नहीं होगी, ये मांगों को लेकर सरकार पहल कर रही है, ऐसा कुछ प्रदर्शित होता है तो फिर आंदोलनकारी अपने अपने घर चले जाएंगे भरोसा करके। कमेटी गठित करे और एमएसपी को गारंटी कानून, किसान आयोग का गठन, ये छोटी मोटी तो मांगे, इनके लिए संपूर्ण रूप से आश्वस्त करें। चलिए हर्षद जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हर्षद जी, आप कुछ कह रहे थे।
देखिए दीपक जी, मैं आपकी और शिवराज सिंह जी की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि जब खेमराज जी बोल रहे थे तो आप लोगों ने अपनी हंसी रोक के रखी। इस बात की आप लोगों की तारीफ होनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहे थे ये कि सिख धर्म की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल वापस लिया है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी सिख धर्म की रक्षा करेंगे, गोल्डन टेम्पल में किसने अभद्रता करी, गुरु गोविंद सब नाम जानते हैं। करामा। ये किसने नरेंद्र बोला मोदी कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिस किस सिख समाज धर्म के ने प्रति सदियों उदारता की तक गई, सभी इतिहास जानते पूरा हैं। आप उठाकर किस पढ़ पार्टी लीजिए के कि नेता सिख धर्म 84 ने के दंगों हिंदुओं हर्षद की, जी, मुसलमानों की, हर्षद जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मौका तलाश रहे थे कि किसान के मुद्दे में कहीं से एक धर्म का तिनका दिख जाए और उसे पकड़कर इस मुद्दे के डिबेट को पार लग जाए। ये जो तुनतुनी भारतीय जनता पार्टी बजाती है कि नरेंद्र मोदी बहुत महान हो गए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई हर्षद जी, आप जो कह रहे हैं, खेमचंद जी आ रहे हैं। हर्षद जी, एक सवाल तो सुन लीजिए। हर्षद जी, मुद्दे पर आकर बात करते हैं ना, अब समय कम है, फिर आपकी बातें अधूरी रह जाएगी, आप अपना पक्ष पूरी तरह से नहीं रख पाएंगे, आप फिर हमें ही दोष देंगे। हर्षद जी, सवाल तो हमारा यही है ना कि अब जो किसान आगे फैसला लेंगे, उसको लेकर किसान संगठन जो काम करेगा, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? और किसानों के बीच ये धर्म अगर बीजेपी ला रही है तो फिर कांग्रेस भी उससे मुद्दे को धर्म पर क्यों घसीट कर ला रही है? कांग्रेस तो कम से कम मुद्दे पर केंद्रित रहे ताकि बीजेपी वालों को एहसास हो कि हम गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अरे दीपक जी, कांग्रेस तो हमेशा से देश को तोड़ने का काम करती आई है, जाति और धर्म की राजनीति करते आई है। उनको हिंदुओं से नफरत है, उनको किसी को ये गलत फहमी है धर्म से ही प्यार है, इसीलिए हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदुओं को आतंकवादी कहती है। नहीं, किसान किसी राजनीतिक संगठन के भरोसे नहीं है, वो तो शिवराज जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक संगठन किसानों के भरोसे हैं, उनकी रोजी रोटी किसानों के नाम पर चल रही है, लेकिन किसानों के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। शिवराज जी, आप यही कह रहे थे ना? आप सुन लीजिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, कोई आपके और मेरे विचारों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक दल के भरोसे किसान नहीं है। अभी तक जो आंदोलन चला वो किसानों ने अपने दम पर चलाया, अपने मुद्दों को उठाया, अपनी रणनीति के तहत चलाया। और ये तो फिर सरकार का और राष्ट्रीय पार्टी होने का क्या मतलब है अगर वो किसानों के हित में खड़ी नहीं हुई हो? तो आप सुनने का धैर्य रखेंगे तो वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए सुनने का पूरा समय आपको देते हैं। चलिए, हाँ, आप बीच बीच में बोलेंगे तो, लेकिन मुद्दे से भटकेंगे तो हम टोकेंगे जरूर। बिल्कुल नहीं जी, नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। बताइए राजनीतिक दल के भरोसे। हर्षद जी बताइए। खेमचंद जी अभी 2 मिनट पहले 10 चीजें गिना चुके हैं, आप भी शुरू कीजिए गिनाना। किसानों के हित में कांग्रेस ने क्या किया है? जी, स्वामीनाथन आयोग कब बना, क्यों उसकी रिपोर्ट पे आप बैठे रहे? खेमचंद जी एक बार मौका देते हैं, खेमचंद जी एक बार सुनते हैं हर्षद जी को। टेक्निकल नहीं किया, क्यों आपने मनमोहन सिंह नहीं, ये गलत होगा ना, वो अपनी बात रख रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, अनुचित नहीं बोल रहे हैं, कैसे उन्हें म्यूट कर दें? बस आग्रह कर सकते हैं। जी हर्षद जी, अब आपको पूरा समय दिया जा रहा है, बोलिए। देखिए दीपक जी, आप और मैं कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो आप कह रहे हैं। देखिए, कोई राजनीतिक संगठन कह रहा है कि कांग्रेस इस आंदोलन को नहीं चला रहा था, ना आगे चलाएगा। पूरा देश कह रहा है कि कांग्रेस किसानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रही है। जब इनकी मर्जी होती है ये उनको उठा देते हैं, प्रधानमंत्री भी बना देते हैं, और जब इनकी मर्जी होती है तो घर भी बिठा देते हैं। हमारी भूमिका भविष्य में कांग्रेस पार्टी की या अन्य विपक्षी दलों की ये रहेगी कि जो बातें ये आंदोलन में कह रहे हैं उसको हम टीवी न्यूज चैनल पे, अखबारों के माध्यम से, संसद के माध्यम से लोगों को आप अपने फायदे में अपनी राजनीति देखने के लिए किसानों के कंधे का उपयोग कर रहे हो। आप बेरोजगार हो गए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बेरोजगार कर दिया है। आप अपनी बात रखो, किसानों पे तो अपने प्रवक्ता है। आदरणीय स्वराज जी हम लोग बात रख सकते हैं, जो उसमें क्या सही है और क्या गलत है इसका ध्यान रखना है। आप एक घमंडी नेता के किसानों के हर्षद जी, ये भरोसा कैसे दिलाइएगा कि आगे आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो किसानों के हित के लिए कुछ करेगी? क्योंकि अब तक तो कुछ भी नहीं किया, ये किसान संगठन के सदस्य कर रहे हैं। हाँ दीपक जी, सही बात है, अब तक तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये संगठन इतने बड़े संगठन हो गए। देखिए, मतलब आप संगठन खड़े करते रहे आंदोलन के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं करते रहे। सुनिए ना दीपक जी, सवाल पूछने के बाद उसका जवाब सुनना चाहिए। नहीं, अभी ये क्या कह रहे हैं? आपकी बातें ही हैं, सवाल हमारा नहीं है, आप अपनी बातों में ही उलझ रहे हैं। तो आप बीच में बोलेंगे दीपक जी, कांग्रेस ने कहने का मतलब क्या है? किसान संगठनों को कांग्रेस ने खड़ा किया है, ऐसे ही थोड़े इतने बड़े। चलिए, भरोसा शिवराज जी को किन पर है? अब
किन पर भरोसा है? देखिए, सरकार उनको पर, किसी पे सरकार भरोसे में की जो जरूरत नहीं है, उनका बहुत बड़ा दल है संगठन है, उस उनके पर, पीछे 16 या और फिर संगठन विपक्ष है। पर? शिवराज जी, किससे उम्मीद है? दीपक उम्मीद जी, किससे है? किसान एक को बार मोदी चलते जी चलते पे ये भरोसा बता दीजिए है, आप। किसान खुश है और किसान मोदी जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। देश के किसानों ने अपना कीमती वोट देकर के स्टेट में और केंद्र में पहुंचाया, भारी बहुमत से पहुंचाया। अपनी मांगे, अपना अधिकार उनसे कहना, उनसे मांगना करेगी भी सरकार, विपक्ष के तो करेगा भी नहीं ना। विपक्ष के हाथ में कोई पावर होती है, इसीलिए आंदोलन सरकार से होता है, विपक्ष से नहीं होता। बिल्कुल, जो भी सरकार मैं बिल्कुल सामने रही है, से आंदोलन होता है, उसी से अपनी बात कही जाती है और उसी को अपनी चलिए, बात तो मानने के लिए सरकार तक किसान संगठन अपनी बात पहुंचाएंगे और इसके लिए खुला पत्र लिखा जाएगा। हमारी नजर बनी रहेगी इस पत्र में क्या विषय रहता है, और सरकार का भी ध्यान इस पर जरूर होगा कि अब क्या मांगों को लेकर किसान संगठन पत्र प्रभाव जारी करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद शर्मा जी, शिवराज सिंह जी और हर्षद शर्मा जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।